हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका होती है, प्राइम मिनिस्टर की जो इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है गवर्नमेंट में, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझ लिया? इससे पहले हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा जाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जाना एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये जो पूरी गवर्नमेंट है वो चलती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के आधार पर। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया क्या होता है वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया था। ठीक है। उसी से ही हम चीज़ें कंटिन्यू करते हैं अब, और हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है। सो इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? इंडिया में जो प्रधानमंत्री है उसकी जो पोजीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री एमिनेंट पोजीशन है गवर्नमेंट में। Council of Minister cannot exist without the Prime Minister. The council comes into the existence only after the Prime Minister has taken the oath of office. तो क्या बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना प्राइम मिनिस्टर के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में तभी आते हैं जब प्रधानमंत्री एक बार अपनी प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री के शपथ के बाद ही जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो शपथ लेते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा 2024 में जो गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें सबसे पहले कौन लेता है शपथ? प्रधानमंत्री लेते हैं, एंड फिर रिस्पेक्टिवली क्या होता है, बाकी सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपनी शपथ लेते हैं। ठीक है। The death or resignation of the Prime Minister automatically brings about the dissolution of the Council of Minister. But the demise, dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उस वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। उसको क्या कर दिया जाता है? उसको भंग कर दिया जाता है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री रिजाइन करते हैं या उनकी सपोज डेथ हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सपोज काउंसिल ऑफ किसी एक मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, या कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डेथ होने के साथ साथ या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। रादर क्या होगा? केवल और केवल जो मिनिस्टर रिज़ाइन करके चले गए या उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर उनकी केवल और केवल वो वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो उसकी जगह पर एक नए एमपी को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एग्जिस्टेंस है ना, जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री रिजाइन कर देंगे तो क्या होगा? रिजाइन कर देंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म हो जाएगा, उन सबको भी रिजाइन करना पड़ेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हमारी बॉडी है वो डिसॉल्व हो जाएगी और एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी। ठीक है। समझ रहे हो? वहीं अगर कोई एक दूसरा मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी एक दूसरा मिनिस्टर अगर सपोज रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फंक्शनिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है प्रधानमंत्री की। समझ पा रहे हो? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पहचान किससे होती है? उसके प्रधानमंत्री से होती है। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है। और बिना प्रधानमंत्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस कब आती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस प्रधानमंत्री की वजह से आती है। पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, यानी कि पहले पीएम को अपॉइंट किया जाता है। पीएम को अपॉइंट करने के बाद पीएम जिसके नाम को प्रेसिडेंट के सामने भेजते हैं, फिर उसको उनकी रिस्पेक्टिवली पोर्टफोलियो मिलती है और तब जाकर के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनते हैं। ठीक है। तो सब कुछ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस है किस पर डिपेंड करती है? प्रधानमंत्री पर डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात? रिलेशनशिप समझ ली? ठीक है। और क्या बोला गया है? द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द वन हैंड and the president as well as the parliament on the other. It is this role that the prime minister which led पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री एक लिंक के तौर पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री एक लिंक के तौर पर काम करते हैं, किसके बीच में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में और साथ ही साथ पार्लियामेंट के बीच में। ये कैसे होता है, कैसे लिंक के तौर पर काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर सपोज अगर हमें पता है कि जो हमारे पीएम है, ठीक है, सपोज यहाँ पर है पीएम, तो पीएम क्या करेंगे? पीएम क्या करते हैं?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी चीज़ें डिसाइड करी जा रही है तो पीएम क्या करेंगे, वो चीज़ पीएम को पता है, पीएम क्या करते हैं उस चीज़ को फिर प्रेसिडेंट को बताते हैं, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रधानमंत्री को रेगुलर बेसिस पर क्या करना होगा, प्रेसिडेंट को बताना होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, किस तरीके से लिए जा रहे हैं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से दोनों के बीच में लिंक के तौर पर कौन काम कर रहा है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया लिंकेज। दूसरा इंपॉर्टेंट लिंकेजेस किसके बीच में है, दूसरा इंपॉर्टेंट लिंकेजेस है हमारा जो प्रेसिडेंट है और जो पार्लियामेंट है उनके बीच में, ठीक है। कैसे लिंक के तौर पर काम करते हैं, हमें पता है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बुलाएंगे सेशन को, प्रेसिडेंट बुलाएंगे पार्लियामेंट के सेशन को। एक तरीके से ये कैसे डिसाइड होता है कि अब पार्लियामेंट का सेशन होगा और सभी के सभी एमपीज मिल करके सेशन में आएंगे और इस तरीके से सेशन चलेगा। तो ये चीज़ पार्लियामेंट को बुलाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं पार्लियामेंट को, लेकिन अपने आप तो नहीं बुलाते। किसके कहने पर बुलाया जाता है सेशन, पार्लियामेंट में का जो सेशन है वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तब जाकर के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तब जाकर के प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इस तरीके से लिंकेजेस के तौर पर वो काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये जो लिंक है, ये जो इतने सभी डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो लिंक के तौर पर प्रधानमंत्री काम करते हैं, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री क्या है, लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट है। लिंच पिन एक नया शब्द हो सकता है। देखो लिंच पिन क्या होता है ना, लिंच पिन एक तरीके से किसी भी एक सिस्टम को चलाने का काम करता है, ठीक है। एक एसेंशियल सिस्टम को एक तरीके से एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी एक सिस्टम का, ठीक है। जैसे समझ लो ये 2 ट्रेन के डब्बे हैं, ठीक है। इन 2 ट्रेन के डब्बे को जोड़ने का जो काम करता है वो लिंचपिन करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो कोई भी पहिया है, अगर कोई भी अगर व्हील है तो व्हील में 2 से 3 चीज़ों को जोड़ करके उन सबको कनेक्ट करने का जो काम करता है ना, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लिंचपिन, ठीक है। तो लिंचपिन का ये तो है एग्जैक्ट आइडिया। अब गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कैसे लिंचपिन के तौर पर काम करते हैं तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं जब हम कह रहे हैं लिंचपिन के तौर पर, तो लिंचपिन का आइडिया क्या है, लिंचपिन का आइडिया ये है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेट करवाएंगे, प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को इंश्योर करेंगे किस किस के बीच में, बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को इंश्योर करेंगे। जैसे अभी हमने देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में बातचीत, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करवाते हैं। सिमिलरली जो पार्लियामेंट है और जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में भी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो पूरी की पूरी सरकार है, सरकार में पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन सब के बीच में एक तालमेल का काम कौन करवाता है, प्रधानमंत्री करवाते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसी सिंपल से चीज़ को कहा जाता है कि वो लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जितने भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का काम करते हैं। समझ में आ गया, इसका मतलब होता है लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर होगी बात। सिंपल सा एक शब्द याद रख लेना, तालमेल का काम, ठीक है, कोऑपरेशन का काम। क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। और क्या दिया हुआ है, और बाकी सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी उसी को ही नेक्स्ट लाइन में बोला गया है। इट इज़ ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो या फिर लेजिस्लेशन से, यानी कि कौन सा कानून बनाना है, किस तरीके से बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं उसके बारे में सारी की सारी जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे, प्रधानमंत्री देंगे प्रेसिडेंट को। और ये उनकी क्या है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा और क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल द क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना गवर्नमेंट के, उन सब में प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। हार्डली कोई ऐसा डिसीजन होगा जो बिना प्रधानमंत्री के इन्वॉल्व करे लिया जाए। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, हमेशा उसमें प्रधानमंत्री को बिठाया जाता है और प्रधानमंत्री से ही सारी चीज़ें कंसल्ट करते हुए डिसाइड करी जाती है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात करें अगर हम लोग, सपोज बजट बनाना है,
तो बजट में भी क्या होता है, बजट में भी प्रधानमंत्री अपने कुछ सजेशंस देते हैं कि इस तरीके से करी जा सकती है चीज़ें। जैसे रिसेंटली अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 2025 में जो अभी बजट पेश किया गया है, उसमें निर्मला सीतारमण जी का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने बोला कि उनको प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे एक तरीके से सजेशंस दिए और उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है बजट में। ठीक है, तो ये तो होगी इकोनॉमिक मैटर्स पर बात। सिक्योरिटी मैटर्स पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो सिक्योरिटी मैटर पर भी क्या है, सिक्योरिटी मैटर पर सपोज अगर चाइना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है बॉर्डर पर, तो क्या किया जाएगा, चाइना की जो रिस्पेक्टिवली चाइना को काउंटर करने के लिए पॉलिसीज़ क्या बनाई जा सकती है कि अगर चाइना अपने बॉर्डर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। ये कुछ सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, सिक्योरिटी की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, लगभग हर चीज़ों में प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये यहाँ पर बात करी गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया है, द पावर वेल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। तो जो प्रधानमंत्री की जो पावर होती है, प्रधानमंत्री की जो पावर होती है वो अलग अलग सोर्सेज से आती है, अलग अलग सोर्सेज से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडरशिप ऑफ लोकसभा, कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीन, एक्सेस टू मीडिया, projection of personalities during election and projection as the national leader during international summitry as well as the foreign visit। तो प्रधानमंत्री की पावर के सोर्स बहुत अलग अलग हैं और प्रधानमंत्री की पावर अलग अलग जगह पर रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। वो डिसाइड करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि इनको ये मिनिस्ट्री मिलेगी, इनको ये पोर्टफोलियो मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोकसभा की लीडरशिप। लोकसभा का लीडर कौन होता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, और लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ही प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए लोकसभा को लीड कौन करेंगे, लोकसभा में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। सिमिलरली ब्यूरोक्रेटिक मशीन के ऊपर कंट्रोल करना, प्रधानमंत्री बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ लगातार मिलते हैं, लगातार उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि किस तरीके से जो हमारे डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, पीएमओ होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, इसके अलावा भी कुछ और अदर बॉडीज़ होती है। तो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया में, उन सब के ऊपर क्या है, वो सब लोग मिल करके प्रधानमंत्री को जब भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है, उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड एक तरीके से उन सब के साथ मिल करके कोऑपरेशन के साथ डिसीजन मेकिंग करी जाती है। ठीक है, सिमिलरली मीडिया का एक्सेस करना हो, मीडिया से लगातार इंटरव्यूज़ देना, मीडिया में लगातार बताना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। आजकल तो खैर पॉडकास्ट भी चल रहा है ना, तो ये चीज़ भी आपने देखी होगी। तो ये हो गया एक्सेस टू मीडिया। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन। तो क्या होता है, जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन में अपने वादों को बताया जाता है कि हमने ये इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करी है ना। अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं पूरे लोगों के सामने रखा जाता है, बताया जाता है कि देखो अगर मैं आ जाता हूँ या फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाती हूँ तो फिर क्या होगा, हम इस तरीके से ये सारे डिसीजंस करेंगे और देखो हमने पिछली बार ये सारी चीज़ें कर दी। ये जो होता है ये क्या हो रहा है कि अपनी पर्सनालिटी को एक तरीके से दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखा जा रहा है और जो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी है, अपनी जो बोलने की जो क्षमता है उसको लोगों के सामने रखा जाता है और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल लीडरशिप के तौर पर काम करते हैं वो। ठीक है, जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होता है, चाहे G20 हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में जाना हो, ठीक है, या फिर अदर SCO का समिट होता है, ब्रिक्स का समिट होता है, और भी अदर एशियान का समिट होता है। तो जितने भी इंटरनेशनल ये समिट्स हो रहे हैं उसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ में जब भी फॉरेन विजिट है तो फॉरेन विजिट में किसी भी कंट्री में जाना होता है तो वहाँ पर भी अपनी लीडरशिप को क्या किया जाता है, लीडरशिप को दिखाया जाता है पूरी दुनिया के सामने। समझ पा रहे हो, तो ये पूरी की पूरी ये जो सोर्सेस है ना, लीडरशिप की जो पोजीशन को प्रोजेक्ट करना है, अपनी पर्सनालिटी को जो प्रोजेक्ट करा जाता है, पूरी दुनिया के सामने रखा जाता है, ये सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जिसकी वजह से पीएम की जो पावर होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेस देखे। और क्या दिया हुआ है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा पीएम की पावर, पीएम की इंपॉर्टेंस एंड उनकी रिलेशनशिप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक कंडीशन होती है जब प्रधानमंत्री के पास होती है मेजॉरिटी, एक कंडीशन होती है जब प्रधानमंत्री के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, रादर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों कंडीशन में प्रधानमंत्री की पावर
पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अब हम ये समझेंगे। However, the power which the Prime Minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political condition. The position of Prime Minister and the Council of Ministers has been unassailable whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. क्या बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री की पावर होती है ना, जो प्रधानमंत्री अपनी पावर को प्रोजेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। अगर मेजोरिटी में है, अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पार्टी है उसके पास मेजोरिटी है, तो क्या होगा? तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक तरीके से उनकी पावर इम्पेनिट्रेबल होगी। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई कि जब मेजोरिटी होती है तो ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, जो कि हम लोग देखते भी है। ठीक है, इसके अलावा however this has not been the case when the government has been led by the coalition of political parties. Since 1989 we have witnessed many coalition in governments in India. Many of these governments could not remain in power for the full term of the Lok Sabha. They were either removed or they resigned because of the loss of support of majority. These developments have affected the working of the parliamentary executive. मेजॉरिटी तो हमने समझ लिया, मेजॉरिटी में उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, प्रधानमंत्री के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, ये चीज़ तो हमने समझ ली। लेकिन जब कोलिशन आता है, जब गठबंधन की सरकार होती है, तो क्या होता है? तो फिर प्रधानमंत्री उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। ठीक है, उसी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो जब यहाँ पर 1989 के बाद से हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट्स आए, बहुत सारी गठबंधन की सरकार आई। ठीक है, जैसे वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है नेशनल फ्रंट में, जनता दल के द्वारा जो लीडरशिप करी जाती है। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव तो खैर मेजॉरिटी में थे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो है अलग अलग लेवल्स में जो पूरा का पूरा ईयर रहा है 1989 ऑनवर्ड से लेकर के 1998 तक, इसमें काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट आई है हमारी वो कोलिशन वाली है, गठबंधन वाली है। मेजॉरिटीज़ नहीं लेकर आ पाई बहुत सारी पार्टीज़। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे दौरान में, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इस दौरान में क्या हुआ, बहुत सारी गवर्नमेंट पावर में नहीं रह पाई पूरे के पूरे 5 साल के लिए। फुल टर्म का मतलब क्या है? 5 साल के लिए नहीं रह पाए। तो उसका मतलब क्या हुआ? या तो वो रिमूव कर दिए गए 5 साल से पहले ही, या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी का सपोर्ट था उनका लूज़ हो गया, मेजॉरिटी का सपोर्ट। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उसको पहले सपोर्ट कर रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुई गठबंधन में। ठीक है, गठबंधन में क्या होता है, तू मैं हो जाती है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाती है कि भाई तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हम क्या करेंगे, तुमसे सपोर्ट छीन लेंगे और तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। यही चीज़ तो चल रही थी 1989 ऑनवर्ड से लेकर के 1998 तक, यही सारी चीज़ें चल रही थी। इसीलिए हमने क्या देखा, ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, अनेकों प्रधानमंत्री आए इसमें। ठीक है, और ना जाने कितनी बार, लगभग एक साल के बाद क्या हो रहा है, एक साल के बाद नई नई सरकार आ रही है, नए नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और 5 साल के अंदर ही लगभग 1-2 साल में क्या किया जा रहा है, दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक क्या हुआ, ये सब सिचुएशन की वजह से जो हमारी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की जो वर्किंग थी ना, वो क्या हुई, वो अफेक्ट हुई। जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, मेजॉरिटी के अंदर ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो पाती है, क्योंकि तब कोई चिंता नहीं होती कि हम 5 साल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल श्योरिटी है, मेजॉरिटी है अगर गवर्नमेंट के पास, तो वो 5 साल चलेगी आराम से। तो अगर कोई डर ही नहीं है तो फिर आराम से बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करे जाएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करे जाएंगे। कोई नेगोशिएशन का चक्कर नहीं है कि अच्छा अगर हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि बाकी कोलिशन पार्टनर पता नहीं एग्री करेंगे इस चीज़ पर या नहीं। अलग चिंताएं हो जाती है कोलिशन गवर्नमेंट में। लेकिन अगर मेजॉरिटी है तो आराम से सारी चीज़ें चलती है ना। तो यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब हमारे कंट्री में कोलिशन फेस चल रहा था, उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है हमारे, जो प्रधानमंत्री है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहे। अब अफेक्टेड किस तरीके से रहे उसको हम समझेंगे, उसके काफ़ी सारे रीजंस आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस, the developments have resulted in growing discretionary role of the president in the selection of prime minister. सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है उसका सिस्टम, उसका जो वर्किंग है वो अफेक्ट हुआ। तो उसका सबसे पहला रीज़न दिया गया है कि हमें पता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जब गठबंधन की सरकार बनती है, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है और कुछ 4-5 पार्टीज़ मिलकर के सरकार बना रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास आ जाती है डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपना चॉइस करेंगे, वो अब चॉइस करेंगे कि किस व्यक्ति को बुलाना है
और किस व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री बनाना है और फिर उसको बोलना है कि देखो भाई 10 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिशन किसके हाथ में है, अब ये चॉइस किसके हाथ में है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की भूमिका, प्रेसिडेंट का रोल इस कंडीशन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है? सेकेंडली अगर आप देखोगे, सेकेंडली द कोलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज़ नेसेसिटेटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू द एरोजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टेरियल अथॉरिटी। क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जब भी कोई कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच में कि ये डिसीजन ले या ना ले, सबसे पूछ कर लेना पड़ेगा ना। सबसे पूछ कर नहीं लेंगे तो पता है क्या होगा, जो बाकी पार्टनर्स हैं, सपोज़ अगर कोई एक पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट है लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, सपोज़ किसी के पास 200 सीट है और बाकी सभी के पास, किसी के पास 100 है, मतलब किसी के पास जो है 50 है, ठीक है, किसी के पास 10 है, तो इस तरीके से यहाँ पर सीटें हैं। तो लेकिन फिर भी है तो सबके पास है, इस पर्टिकुलर पार्टी के पास, पार्टी ए के पास है सबसे ज़्यादा सीट, लेकिन मेजॉरिटी तो नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी में चाहिए होगी 273। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये कुछ डिसीजन करेगी ना, कुछ डिसीजन इसको लेना होगा तो इसको इससे भी पूछना पड़ेगा, इस दूसरी पार्टी से भी पूछना पड़ेगा, बी से भी पूछना पड़ेगा, सी से भी पूछना पड़ेगा कि देखो हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हो। बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन करना पड़ेगा, राय मशवरा लेना पड़ेगा कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर ए ने अपने आप डिसीजन ले लिया ना तो बी और सी आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा आप खुद ही डिसाइड कर लो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपना जो सपोर्ट है उसको छीन लेंगे। सपोर्ट छीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ए की गवर्नमेंट है, जो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएगी डिज़ोल्व। गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि बाकी पार्टीज जो सपोर्ट कर रही थी ए की पार्टी को, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इस चीज़ की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी होती है, मेजॉरिटी में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं, बाकी सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उस चीज़ को एग्री करते हैं। यहाँ पर वैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री के पास मेजॉरिटी नहीं है ना, तो उनको पूछना पड़ेगा सबसे कि ये चीज़ ठीक है क्या, ये चीज़ करे क्या, आपका आपका सपोर्ट है क्या हमारे पास। ठीक है, अपने बाकी सभी कोलिशन पार्टनर से पूछना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंगली जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो मेजॉरिटी में हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो, इसी की वजह से बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है वो इरोड हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया जाता है दैट इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरियस प्रेरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स ऑन पोर्टफोलियो। हमें पता है कि जब मेजॉरिटी होती है तो फिर क्या होता है, मेजॉरिटी में प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, प्रधानमंत्री सेलेक्ट करते हैं कि इनको ये फलाना मिनिस्टर बनाना है, इनको ये बनाना है ना। अब क्या होगा, अब अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट में जो प्रेरोगेटिव होता है प्रधानमंत्री का, जो एक स्पेशल राइट होता है प्रधानमंत्री का, जो मेजॉरिटी में वो इजीली एक्सरसाइज कर पाते हैं, वो यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग पार्टीज़ है, जो अलग अलग पार्टीज़ है वो बोलेगी कि देखो भाई, हम अगर तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना तो हम एक हम पता है क्या चाहेंगे, हम बदले में चाहेंगे कि आप होम मिनिस्टर का पद हमें दो। ठीक है, होम मिनिस्ट्री हमें दो। कोई क्या मांगेगा, कोई और मानेगा कि हमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दो। ठीक है, अलग अलग पार्टी जो सपोर्ट करेगी मेन पार्टी को, वो अलग अलग पार्टीज़ कुछ ना कुछ अलग अलग पोजीशन, अलग अलग मिनिस्ट्री को डिमांड करेगी, और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनको डिमांड करेगी। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ होती है। इसी की वजह से जो यहाँ पर मेजॉरिटी में अपने अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या बनेगा, कौन कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सी मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको बाकी सब की बात भी माननी पड़ती है और उनके अकॉर्डिंगली उनको जो भी डिमांड उनकी होती है उसको मानना भी पड़ता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है,
Fourthly, even the policies and the programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. So जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री डिसाइड कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी पॉसिबल कब हो जाती है? ये चीज़ पॉसिबल मेजॉरिटी में हो जाती है। जब पता है प्रधानमंत्री को कि भाई उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये चीज़ करेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मोर और लेस एग्री करना ही पड़ेगा कि हाँ, जो प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया है वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बात तो माननी पड़ेगी ना प्रधानमंत्री की। उनसे बगावत करके तो आप मिनिस्ट्री में नहीं बैठ सकते, है कि नहीं बात? तो ये चीज़ होती है उसमें, मेजॉरिटी में। लेकिन जब मेजॉरिटी नहीं है तो क्या हो जाता है? जब मेजॉरिटी नहीं है तो फिर जो पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोलिशन गवर्नमेंट में भी सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, अब जो कोलिशन पार्टनर है, जो कोलिशन पार्टीज़ है, उससे पूछना पड़ेगा और तब जा कर के आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? और क्या दिया हुआ है इस पॉइंट में? Political parties of different ideologies, they come together both as pre-poll and post-poll allies to form a government. Policies are framed after a lot of negotiations and compromises among the allies. In the entire process, the Prime Minister has to act more like a negotiator than as a leader of the government. सॉरी, क्या बोल रहा है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पार्टी एक साथ आ जाती है क्योंकि सरकार बनानी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार को 5 साल बनाए रखना। तो क्या होगा? अलग अलग पार्टीज़, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी, अलग अलग विचारधारा की पार्टी भी एक साथ आकर के सरकार बना रही होती है। ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो पॉलिसीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, बातचीत के बाद, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ के बाद जा कर के पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि सबकी बात माननी है। अगर नहीं बात मानेंगे तो क्या होगा? वो छोड़ करके चले जाएंगे गठबंधन को, और सरकार क्या हो जाएगी? सरकार हो जाएगी ख़त्म। ठीक है? सरकार क्या होगा? बाकी सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी आपकी चली जाएगी, मेजॉरिटी आप लूज़ कर दोगे इसीलिए। ठीक है? तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ पर नेगोशिएशन कि अच्छा ये करेंगे, ऐसे करेंगे, सबको बुलाना, सबको बिठाना, सबसे डिस्कस करना, सबसे पूछना, सबकी राय के अकॉर्डिंगली चलना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट में या गठबंधन सरकार को चलाना पूरे 5 साल तक, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसा पक्का ज़रूर हो जाता है जिसपे कुछ लोग एग्री कर रहे हैं और कुछ पार्टीज़ कह रही है कि हम एग्री नहीं करेंगे। ठीक है? इसी की वजह से क्या हुआ है? इसी की वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट हमने कोलिशन एरा में देखी, 1989 से लेकर के 1998 तक बहुत सारी सरकार केवल कुछ दिन चली, कोई 1 साल चली है, कोई 16 दिन चली है, ठीक है, कोई 1.5 साल चली है। क्यों हो पाया? ऐसा इसीलिए था क्योंकि जैसे ही कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई, कहीं पर डिस्प्यूट हुआ छोटा-सा भी, तो क्या हुआ? कुछ पार्टी जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से एग्री नहीं कर रही थी, तो वो क्या कर लेती है? अपने आप को कोलिशन से अलग कर लेती है। ठीक है? अपने आप को कोलिशन से अलग कर लेती है और पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या हो जाती है? गिर जाती है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रधानमंत्री जब मेजॉरिटी में होता है तो लीडर के तौर पर काम करता है कि मैंने डिसाइड कर लिया तो सब मेरी बात मानेंगे। ठीक है? और लीडर के तौर पर डिसाइड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। ठीक है? तो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्रधानमंत्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन वहीं कंपैरेटिवली जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो एक नेगोशिएटर के तौर पर काम करते हैं, लीडर के तौर पर काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब बातचीत करनी पड़ेगी, हर किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए पोजीशन कंपैरेटिवली यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है इन कंपैरिजन टू अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। समझ गए हो? ये बात यहाँ पर बार बार बताई जा रही है। तो मोटा मोटा जो एनालिसिस करा ना, वो क्या किया है, यहाँ पर हर कंडीशन में बताया गया है कि किस तरीके से 2 प्रकार की गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है और एक कोलिशन वाली गवर्नमेंट है। कोलिशन वाली गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री की पोजीशन होती है वो कंपैरेटिवली मेजॉरिटी के मुकाबले कमज़ोर हो जाती है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है। ओके, स्टेट लेवल पर अब ये कैसे हो रहा है? स्टेट लेवल पर हम लोग थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट, though with some variation. The most important variation is that there is a governor of the state appointed by the president on the advice of यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है? तो डिफरेंस क्या है? सारी चीज़ें लगभग वैसी ही है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है। एक डिफरेंस है कि स्टेट में क्या है? स्टेट में है गवर्नर। ठीक है? तो जो राज्यपाल होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है? तो अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट क्या किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको बोलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर इनको बनाना है, तो उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है? तो वहाँ पर कौन होते हैं? स्टेट लेवल पर होते हैं हमारे गवर्नर।
ठीक है। Though the chief minister, like the prime minister, is the leader of majority party in the assembly, the governor has more discretionary power. However, the main principle of parliamentary system operates at the state level too. तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री के जैसे ही लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के। ठीक है, जैसा सिस्टम अभी हमने प्रधानमंत्री का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का जो हमने सेंट्रल लेवल पर पढ़ा है ना, वही सेम टू सेम चीज़ रेप्लिकेट होती है स्टेट लेवल पर। सेम टू सेम सिस्टम है हमारा दोनों में। ठीक है, लेकिन एक अंतर यहाँ पर है। एक अंतर क्या है कि गवर्नर के पास कंपेयर्ड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास कंपेयर्ड टू प्रेसिडेंट क्या है, ज़्यादा पावर है। कौन सी पावर? डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में समझ लेते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर ज़्यादा कैसे है। ठीक है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर क्या थी? प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर हमने देखी थी कि जब किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली किसी एक लीडर को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मेजॉरिटी प्रूव करो, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर जनरली इन सब केसेस में हम लोगों ने देखी, और बिल को रिकन्सिडर करने की बात भी हम लोगों ने देखी थी। ये सारी तो डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास है। सेम टू सेम पावर गवर्नर के पास तो है ही, ये सारी पावर तो है गवर्नर के पास, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नर के पास कुछ और पावर्स भी है। वो पावर क्या है? जैसे कि गवर्नर के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है? गवर्नर के पास सबसे पहली जो पावर है वो क्या है, एक सेकेंड, गवर्नर के पास जो सबसे पहली पावर है वो पता है क्या है? एक्स्ट्रा जो डिस्क्रिशन पावर है वो ये है कि गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगवाने के लिए बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगवाने के लिए बोल सकते हैं अपने स्टेट में। जब गवर्नर क्या करेंगे इसके लिए, अगर स्टेट में जो गवर्नमेंट चल रही है वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, ठीक है, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो गवर्नर एक रिपोर्ट भेजेगा प्रेसिडेंट को। उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज़ किसके पास है? ये पावर है गवर्नर के पास। सिमिलरली एक और डिस्क्रिशन पावर है, अगर गवर्नर के पास कोई बिल आया और बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बिल भेजा, और बिल भेजने के बाद क्या होता है, बिल को बेसिकली गवर्नर को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा करके वो क्या बनेगा, तभी जा करके वो लॉ बनेगा। अच्छा, तो अब गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन होता है, ये चॉइस होता है कि उसको साइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, दोनों चॉइस होती है उसके पास। तो एक और चॉइस होती है यहाँ पर, या तो वो साइन करेगा या फिर नहीं साइन करेगा। सिमिलरली एक और चॉइस होती है कि जब वो साइन नहीं करता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट को रेफ़र कर देंगे। किसको रेफ़र कर देंगे? प्रेसिडेंट को रेफ़र कर देंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देंगे उस पर्टिकुलर बिल को। ठीक है, और यही पावर की वजह से आज के टाइम में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होती रहती है, लड़ाई होती रहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल पास करती है लेकिन गवर्नर उसको साइन ही नहीं करता, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है, प्रेसिडेंट के यहाँ पर सालों साल पड़ा रहता है वो बिल, साइन ही होकर के नहीं आता। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो कानून होते हैं, जो वहाँ पर जो बिल बन जाने चाहिए टाइमली, वो नहीं बन पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर ये समझ लो कि ये दो क्या होती है, ये दो पावर्स होती है, और इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है, यहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को, अपने चॉइस को यूज़ कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, सिमिलरली बिल को रिजर्व करना है कि नहीं करना, ये उनके ऊपर है। यहाँ पर अपनी डिस्क्रिशन है, उनकी डिस्क्रिशन है। यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ होती है ना डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चलना। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के बिना भी अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी पावर्स को यूज़ करना। तो इन दो कंडीशन में वो अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा आइडिया हम लोगों ने समझ लिया। सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी पावर क्या है, मेजॉरिटी में रोल किस तरीके से होता है, कोलिशन में रोल किस तरीके से होता है, ये चीज़ें समझी। और यही सेम टू सेम चीज़ स्टेट लेवल पर किस तरीके से होती है, उसको हम लोगों ने समझ लिया।
ठीक है, समझ में आया होगा आई होप, मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होगी। कमेंट कर सकते हो अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो लास्ट टॉपिक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी को पढ़ेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।